हाँ जी दोस्तों, कैसे हो जी आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि हमने एक न्यू ना बुक रीडिंग जो सेशंस है उसको स्टार्ट किया हुआ है। जो हम रिसेंट बुक रीड कर रहे हैं उसका नाम है द क्वेश्चन आर द आंसर बुक, है ना। तो मैं आपका दोस्त हरसिमरन सिंह। करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। बेसिकली दोस्तों आज हमने जो चैप्टर रीड करना है द क्वेश्चन आर द आंसर बुक का, है ना, सवाली जवाब है, इसका आज हमने 4th चैप्टर रीड करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर अभी आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप, है ना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। करते हैं कि आज के इस वीडियो को स्टार्ट। खंड 4 यानी कि चैप्टर 4, सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीकें, यानी खराब प्रभाव डालने के 2 श्रेष्ठ तरीके। यानी कि इसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट डालने के दोनों ही तरीके बताए गए हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। पहला प्रभाव डालने के लिए आपको दोबारा अवसर नहीं मिलता। यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन अगर हमने बैड डाल दिया या गुड डाल दिया, कोई भी काम है वो फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर टिका हुआ है ना। तो इसमें स्टार्टिंग में ये लाइन दी हुई है कि पहला प्रभाव डालने के लिए आपको दोबारा अवसर नहीं मिलता है। शायद आपने अपनी दादी से यह सुना होगा और यह बताने के लिए उन्हें कंप्यूटर यंत्रों की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी, जिनके अनुसार 4 मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 90% राय बना लेते हैं। या यह कि लोग तत्काल आपके बारे में कम से कम 25 निर्णय कर लेते हैं, जिनमें आपकी उम्र, आय, शिक्षा, अधिकार, मित्रता और विश्वसनीयता शामिल है। वे तो यहाँ तक निर्णय ले लेते हैं कि बिना कोई गारंटी लिए आपको कितना रुपया उधार दिया जा सकता है। सौभाग्य से इनमें से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है। ये है आपके हाथ मिलाने का तरीका, मुस्कुराहट, पोशाक और व्यक्तित्व स्थान, ठीक है। तकनीक 1, हथेली की शक्ति, यानी कि इस चीज की शक्ति, राइट। हमारी देह भाषा के सर्वाधिक संशक्त संकेतों में से एक है हमारी हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हथेली की शक्ति द्वारा प्रयोगकर्ता को अधिकार और मौन प्रभुता मिल जाते हैं। हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली और हथेली बंद करके नोकदार तरोजना। हर स्थिति में शक्ति के अंतर को हम इस उदाहरण में दिखा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। यह मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्दों तथा चेहरों के भाव भी एक से ही रखते हैं। केवल आपकी हथेली की शक्ति बदल जाती है। ऊपर की ओर हथेली चित्र ए अभ्यदान का संकेत है और इस प्रार्थना पर जिस व्यक्ति से जगह बदलने के लिए कहा जा रहा है वह भयभीत महसूस नहीं करेगा। यह संकेत आदिकाल के से प्रस्तुत किया जा रहा है, जब गुफा मानव इसके द्वारा यह बताता था कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, राइट। इस तरह की है वो हथेलियां, ये आप चेक कर सकते हो तीनों चित्र, ठीक है। उसके बाद जब आपकी हथेली नीचे की ओर मुड़ी होती है, ठीक है, तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वह आपकी बात का बुरा भी मान सकता है, खासकर तब जब उसे लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप प्रस्तुति दे रहे हैं और हथेली को लगातार नीचे की ओर रखे हुए हैं तो श्रोता आपको नकार देंगे। चित्र सी में बताई गई उंगली एक तरह की प्रतीकात्मक छड़ी बन जाती है, जिसके माध्यम से वक्ता श्रोता की प्रतीकात्मक रूप से पीटकर उससे आत्मसमर्पण करवाना चाहता है। उंगली दिखाना सबसे अधिक चिढ़ाने वाले संकेतों में से एक है, विशेषकर तब जब श्रोता वक्ता के शब्दों के साथ समय की लय बना रहा हो। नीचे हथेली और उंगली दिखाने के संकेत पर किए गए शोध से पता चलता है कि श्रोता इन संकेतों का प्रयोग कर रहे वक्ताओं को अधिक आक्रामक, शक्तिशाली, घमंडी और अकड़क बताते हैं।
और वक्ताओं द्वारा कहा गया है यह ठीक से नहीं बता पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रोता तो वक्ता के दृष्टिकोण के बारे में ही निर्णय ले रहा होता है और उसकी बात को ठीक से सुनता भी नहीं है। अगर आपको उंगली उठाने की आदत है तो प्रयास करें कि आप हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थितियों का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि इन स्थितियों के समर्पण से आप अधिक आरामदेह माहौल बना सकते हैं और अपने श्रोताओं पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ओके, सो अब तकनीक 2, हाथ मिलाना। ठीक है, जब हम हैंड शेक करते हैं बेसिकली हाथ मिलाना गुफा मानव युग का अवशेष है। जब भी गुफा मानव मिलते थे वे अपने हाथ आगे करके हथेलियां ऊपर करके यह दिखाते थे कि उन्होंने कोई भी हथियार नहीं पकड़ा या छुपाया है। हवा में हथेलियां उठाने का यह संकेत सदियों से संशोधित है और एक हथेली उठी हुई या हृदय पर हथेली जैसे बहुतरे संकेतों में बदल गया है। इस प्राचीन अभिवादन प्रतीक का आधुनिक प्रकार है। हथेलियों द्वारा एक दूसरे को जकड़ जाना और हथेलियों को हिलाना यह मुलाकात के प्रारंभ और अंत दोनों के वक्त होता है। सामान्यतः हाथ 3 से 5 बार जुड़ते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी आदेश में हथेली ऊपर की और हथेली नीचे की स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसे ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाने के इन दोनों स्थितियों का को खोजें। कल्पना कर लें कि आपने किसी नए व्यक्ति से हाथ मिलाकर अभिवादन किया है। 3 मूलभूत प्रतिक्रियाओं में से एक संपन्न होगी। अधिकार, यह व्यक्ति मुझ पर हावी होने या अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है, बेहतर होगा कि मैं चौकस रहूं। समर्पण, मैं इस व्यक्ति पर अधिकार जमा सकता हूं, यह वही करेगा जो मैं चाहूंगा। थर्ड, सामान्यता, मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं, हम दोनों ही खूब जमेगी। यह प्रतिक्रियाएं अचेतन द्वारा संप्रेषित हैं। अधिकार संप्रेषित होता है और यह आप अपने हाथ को घुमा लेते हैं ताकि आपकी हथेली हाथ मिलाते समय नीचे की ओर रहे। आवश्यक नहीं कि आपकी हथेली बिल्कुल नीचे फर्श की ओर ही रहे। हो सकता है कि यह दूसरे व्यक्ति की हथेली से तुलनात्मक रूप से नीचे रहे और इससे यह सिद्ध होता है कि आप सामने वाले को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। 54 सबल वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के समूह के अध्ययन से यह सामने आई कि न केवल उनमें से 42 ने हाथ मिलाने की पहल की बल्कि हाथ मिलाने के प्रबल निमंत्रण का भी प्रयोग किया। हाथ मिलाने की यह शैली तालमेल बनाने के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि अधिकतर लोगों को यह आक्रांत करने वाली लग सकती है या पुरुषों द्वारा ही अधिक इस्तेमाल की जाती है। नियंत्रण लेना और नियंत्रण देना, ये 2 पॉइंट्स हैं जी। ठीक है, तो उसके बाद ठीक उसी तरह जिस तरह कुत्ते अपनी पीठ के बल लेटकर और आक्रमण को अपना गला दिखाकर अपना समर्पण दर्शाते हैं, अधिकार पूर्ण हाथ मिलाने से उल्टा है अपनी हथेली को ऊपर की ओर रखना। ठीक है, यह विशेष तौर पर तब प्रभावकारी होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण देना चाहते हैं या उसे यह समझाना चाहते हैं कि वह नियंत्रण में है। इसके द्वारा यह भी जताया जा सकता है कि आप आक्रांत हो सकते हैं। हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाया जाए? हाथ मिलाकर तालमेल बनाने के 2 नियम हैं। पहला, अपनी हथेली को सीधा रखें, न अधिकारपूर्वक मुद्रा में, ना ही समर्पण की मुद्रा में, बल्कि सम्मान। इससे हर एक आरामदेह व भयहीन महसूस करेगा। दूसरे, आप भी उतना ही दबाव डालें जितना आप पर डाला जा रहा है। तीसरा, सामान्यता। इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आपको 10 लोगों के किसी समूह से मिलवाया जा रहा है तो आपको कई बार अपने दबाव को बदलना पड़ेगा। हाथ के कणों में भी कई तरह के समाजाके करने पड़ेंगे, जैसे सामान्यता का पॉइंट ये है। ओके, तो उसके बाद हाथ मिलाने की इस शैली में ना कोई विजेता होता है, ना ही पराजित, ना ही कोई डरा हुआ महसूस होता है। इससे हर व्यक्ति आरामदेह स्थिति में होता है और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखाता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के प्रति कम निर्णयकारी होते हैं। हाथ ऐसे ना मिलाएं। नए लोगों का डबल हैंडर या दोनों हाथों से अभिवादन ना करें। कई बार हम डबल हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं, तो वो चीज हमने नहीं करनी। ठीक है,
हालांकि इसका लक्ष्य स्वागत, गर्माजोशी और प्रभाव की भावनाओं सर्वेक्षित करना होता है, पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उलट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसे लगता है कि आप गंभीर नहीं है, कम विश्वसनीय है, या आप छुपे हुए उद्देश्यों से प्रेरित हैं। हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाएं। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट ये पिक है जी। ओके, टेक्निक थर्ड, बाएं हाथ से सम्मान पकड़ना। यह तकनीक पहली नजर में साफ दिख जाती है, पर बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। फोल्डर, कागज, ब्रीफकेस, पर्स या गिलास अपने बाएं हाथ में पकड़ने की आदत डालें। हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते समय अपने दाएं बाएं का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुर्सी खिसकाने और अलविदा कहने के लिए भी दाएं हाथ का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी से मिलवाया जाता है और आपने अपने दाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़े रखा है, तो आपको अपने ड्रिंक को अपने बाएं हाथ में थामने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक कर भी लें, किसी के जूते पर एक बूंद भी ना गिरने दे, व्यक्ति को एक ठंडा गीला हाथ मिलता है और उसके लिए यह पहला प्रभाव होता है ठंडा और गीला। राइट, अगर आप दाएं हाथ में दस्तावेज पकड़े हो, तो दस्तावेज खोलने, कुर्सी खिसकने या हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बदलते हैं, तो आपके हाथ से दस्तावेज गिर सकते हैं और वो आपको क्या समझेगा? मूर्ख समझेगा, पागल समझेगा। टेक्निक 4, मुस्कुराहट की शक्ति। इंसान ही इकलौता प्राणी है जो होठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है और आपको काटता नहीं है। मुस्कुराने का उद्यम और तुष्टीकरण संकेत के रूप में हुआ है, और बंदरों और चिंपांजियों द्वारा भी इसका प्रयोग दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रही हैं। ठीक है, मुस्कुराहट एक प्राचीन तुष्टीकरण संकेत है। इस संकेत में हमारे शोध दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे, आपको अधिक देखना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, आपके बिजनेस, व्यक्तित्व जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आपसे कोई खतरा भी नहीं है। टेक्निक 5, श्रेष्ठी या सम्मान। हम में से हर एक के शरीर में चारों ओर दूरी का एक बुलबुला होता है, जिसे व्यक्तित्व स्थान, पर्सनल स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसकी चौथाई जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करती है और उस संस्कृति पर भी इससे व्यक्ति रहता है। उदाहरण के तौर पर, अधिकतर मध्यवर्गीय लोग जो अंग्रेजी भाषी देशों में आते हैं, उनके व्यक्तित्व स्थान की आवश्यकता 46 सेंटीमीटर होती है। इसलिए बिना डर की स्थिति का सामाजिक स्थितियों में वे 1 मीटर दूर खड़े रहते हैं। अधिकांश अंग्रेजी शहरों में खड़े होने की दूरी। ओके, यूरोप, भूमध्य दक्षिणी अमेरिका में के कई हिस्सों में व्यक्तित्व स्थान 30 सेंटीमीटर 12 इंच से भी कम होता है। इसका मतलब यह है कि वहां के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े रह सकते हैं, जिसे अधिकतर पश्चिमी देशों में घुसपैठ करने वाला समझा। यानी कि इस पॉइंट में ना हमें खड़ना कैसे किसी के साथ वो बताया गया। ठीक है, तो उसके बाद अगर दोनों लोग भूमध्य देशों प्रदेशों से है, तो वे इस दूरी पर एक दूसरे के साथ सहजता का अनुभव करेंगे। पर अगर उनमें एक लंदन से हो और दूसरा रोम से, तो वो लंदन वासी शायद यह समझेगा कि सामने वाला अधिक प्रगाढ़ता है और आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप किसी के पास खड़े हैं और आप देखते हैं कि हर बार जैसे ही आप उसके पास आते हैं, सामने वाला थोड़ा पीछे हट रहा है, तो आप दूरी बनाए रखें, उसके अधिक पास जाने का प्रयास ना करें। इसके द्वारा वह आपको यह बता रहा है कि सहजता का अनुभव करने के लिए उसे इतना व्यक्तिगत स्थान चाहिए, यानी कि इतनी पर्सनल स्पेस उसको चाहिए। ठीक है, टेक्निक 6, सफलता के लिए पोशाक। कपड़े आपके शरीर का 90% तक का हिस्सा ढकते हैं और इसलिए आपकी पोशाक का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़ों से आपकी विश्वसनीयता, योग्यता, अधिकार, सामाजिक सफलता व स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने नहीं जा रहे, फिर भी मैं आपको उचित पोशाक का फॉर्मूला बता देता हूँ। इस क्षेत्र में महिलाओं से अधिक गलतियां हो सकती हैं। ठीक है,
क्योंकि महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा पोशाक की अधिक शैलियां, रंग और डिजाइन होते हैं। हालांकि अधिकांश पुरुषों के पास कम चुनाव होते हैं, फिर भी अधिकतर पुरुषों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे मैचिंग का ध्यान रखें। आदमी और सर्कस के जोकर में क्या अंतर होता है? जोकर जानता है कि वह अजीब कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। सो ये उसमें ऐसी एक दिखाया गया है, राइट। तो इसके अलावा 8 में से एक पुरुष लाल, नीले या हरे रंग के प्रति रंग का शिकार होते हैं। उचित व्यवसायिक पोशाक के रहस्य इस सवाल के जवाब में छुपा है। आपका संभावित ग्राहक आपको किस तरह की पोशाक में देखना चाहता है? उसकी राय में विश्वसनीय, अधिकारपूर्ण, समझदार, सफल और मिलनसार लगने के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? आपको कौन सा सूट, शर्ट, ब्लाउज, टाई, स्कर्ट, जूते, घड़ी, मेकअप या हेयर स्टाइल चुनना चाहिए? उसकी राय में नहीं। यानी कि जो प्रोस्पेक्ट से हम मिलना चाहते हैं उसको हमने एक अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि एक गुड लुकिंग अगर हम मिलता है तो उसके माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। याद रखें, आपके संभावित ग्राहक का विचार अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उसी के हिसाब से कपड़ों का चयन करें। यह हर इलाके में अलग अलग होता है और जलवायु के मान से पोशाक की शैलियां भी बदलती हैं, पर आप अपने इलाके के सफल लोगों का मानक वेशभूषा के मापदंडों के अनुरूप ही अपनी वेशभूषा चुनें। कुछ लोग कहेंगे, पर रिचर्ड ब्रैंसन और बिल गेट्स को देखिए, वे तो ऐसे कपड़े पहनते हैं मानो अभी हवादार सुरंग में से निकल कर आ रहे हों। ये लोग अपवाद हैं, नियम नहीं। अगर हम सब इन्हीं की तरह कपड़े पहनने लगे तो दूसरे हम पर विश्वास करना या हमारा अनुसरण करना बंद कर देंगे। अगर आप दुनिया के सबसे अधिक सफल नेताओं और बिजनेसमैन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी वेशभूषा स्तरीय है, यानी कि सिंपल, ठीक है। और यही सबसे सुरक्षित मानक है। अपनी पसंद या अपने आराम के हिसाब से अपने कपड़ों का चयन करने के समय की राह में बाधा खड़ी ना करें। अपने संभावित ग्राहक की अपेक्षाओं के हिसाब से कपड़े पहने। अपने संभावित ग्राहक की तरह कपड़े पहनने से वे आरामदेह तो अनुभव करेंगे, पर इसका अर्थ यह है नहीं है कि आपका अनुसरण करना चाहेंगे। तो मतलब ये है आज के सेशन में। एक तो आपको एक चीज इसमें ये बताई गई है कि हमने हैंड कैसे मिलाना है, ठीक है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसे पड़ना चाहिए। एंड सेकंड इसमें ये चीज बताई गई है आज के इस सेशन में कि हमने मतलब हमारे कपड़े किस तरह के होने चाहिए, कलरिंग कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये सभी चीजें आज के सेशन में बताई गई थी। तो अभी एक और चैप्टर रह गया, चैप्टर 5, वो हम कल रीड करेंगे जी। सो उसके बाद हम एक नई बुक लेकर आएंगे आपके लिए। सो आई होप सो कि आपको ये बुक सीरीज है काफी बेनिफिशियल रही होगी, इसमें से आपको काफी नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप है ना वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अनदर इसी वीडियो में। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। ओके जी, गॉड ब्लेस यू।